शशि सर, जिस तरीके से आज हुआ, निश्चित तौर पे जो शमीम सर कह रहे थे कि भाई समय कम था, पिटिशंस बहुत सारी हैं, उसमें भी पहले ही वो क्लियर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि बहुत सारी पिटिशंस हैं और सबकी सुनवाई नहीं की जा सकती है। तो निश्चित तौर पे सरकार ने जो एफिडेविट्स दिए, जो जवाब दाखिल किया, उसको पढ़ने के लिए समय चाहिए और उतना समय अब संजीव खन्ना साहब के पास बचा नहीं है। तो बजाय इसको कि हम ये जिस तरीके से हमारे एक आध लोगों ने हमें भी कमेंट किया है कि भाई उनके ऊपर प्रेशर था, वो प्रेशर में आ गए, दिख रहा है साफ तौर पे। तो क्या ये संजीव खन्ना साहब का प्रेशर माना जाए? मुझे लगता है कि शायद ये प्रेशर की बजाय सही कदम माना जाना चाहिए, क्योंकि भाई पढ़ने का समय था नहीं, बिना पढ़े तो फैसला संभव नहीं है। नमस्कार। पहली बात तो ये है कि कोई दबाव में खन्ना साहब तो नहीं आए, अन्यथा वो कोई जल्दबाजी में फैसला देके चले जाते या अंतरिम आदेश पारित करके चले जाते। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका कारण यह है कि जो एफिडेविट दिया गया है सरकार के द्वारा और जिन बिंदुओं पर उन्होंने जो भी जवाब दिया है, उसको लेकर के उनके मन में अभी संशय था कि उसको अभी पढ़ना बहुत जरूरी है, उन आंकड़ों को, डेटाज को देखना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि न्यायाधीश के नाते उनकी ये जिम्मेदारी थी कि कोई भी फैसला जो है, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा है और अल्पसंख्यकों के हितों से जुड़ा हुआ मामला है, संविधान के कई फंडामेंटल राइट्स की व्याख्या का मामला है, तो इन्होंने कोई भी जल्दबाजी नहीं की। मैं नहीं समझता हूं कि उन पर कोई दबाव के कारण उन्होंने कोई ऐसा फैसला किया है। उन्होंने न्यायाधीश होने के नाते ये तय किया कि भाई उनको पढ़ने के बाद, और चूंकि उनके पास अब समय नहीं था, 13 मई को उनका अवकाश होने जा रहा है, तो उन्होंने एक, मुझे लगता है कि सही फैसला किया है। और रही बात की, अब जिस दबाव की हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए भारतीय राजनीति में संविधान की गरिमा को गिराने के लिए सरकार ही बहुत हद तक दोषी है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग दोषी हैं, खास करके सभापति की भूमिका राज्यसभा में, या तमाम जो आप देखते हैं, या जो सांसद हैं, इनकी भूमिका जो है वो संविधान की गरिमा के अनुकूल नहीं है। न्यायपालिका की जो अपनी स्वतंत्र एक अवधारणा भारतीय संविधान निर्माताओं ने दी है और कानून की व्याख्या करने का उनके पास अधिकार है, तो इसमें कार्यपालिका या विधान पालिका के द्वारा ये मान के चलना कि भाई विधान पालिका ने कोई कानून अगर पारित कर दिया है तो न्यायपालिका को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या कार्यपालिका के किसी आदेश को उसमें हस्तक्षेप का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि संविधान सर्वोच्च है, तो उस संविधान को, उसकी सर्वोच्चता को बनाए रखने की जिम्मेदारी तो न्यायपालिका को संविधान निर्माताओं ने दी है। तो यदि उस संतुलन को बिगाड़ने की कोई भी कोशिश होती है, तो इसका अर्थ यह होता है कि न्यायपालिका की भूमिका को सीमित करना। दुर्भाग्य से बहुत कुछ संदेह न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर उठे हैं। वो संदेह इसलिए उठे हैं कि कई बार वो राजनीतिक दबाव के कारण कुछ ऐसे फैसले नहीं कर पाए जो फैसले वैधानिक दृष्टि से कुछ और होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि संजीव खन्ना ने इस समय जो फैसला किया, और निसंदेह जो वी आर गवई साहब जो नए मुख्य न्यायाधीश आएंगे, यद्यपि वो इस बेंच में नहीं है, हमारे साथी वो बता गए कि वो 3 सदस्य बेंच में वो नहीं है, अब वो चूंकि मुख्य न्यायाधीश होने के नाते वो इस बेंच को संभालेंगे। तो निसंदेह जो है ये उसकी संवैधानिकता और जो सवाल है, मूलतः जो सवाल उठाए गए हैं, विभिन्न प्रकार के जो याचिकाएं की गई और उसमें संविधान की व्याख्या का सवाल है वो, तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका का ये फैसला तत्काल बहुत सही है। और 15 मई को देखिए वो सुनवाई फिर होगी, उन तमाम जो सरकार के एफिडेविट हैं और याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो उसपे सवाल उठाए गए हैं, और तत्काल जो सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजों को लेकर के जो उन्हें रोका था, उन्होंने अदालत में ये बात को स्वीकार किया है कि तत्काल उसको वक्फ बोर्ड की जमीनों का कोई नोटिफिकेशन यानी डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ जो वक्फ बाय यूजर्स वाले में भी कोई परिवर्तन अभी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये स्टे जो है वो स्टैंड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, न्यायपालिका तमाम न्याय की जो सूक्ष्म बातें और संविधान की जो प्रावधानों की व्याख्या का सवाल है उसको करें और उसमें फैसला करें। धन्यवाद। शशि सर, जो ये मामला है, भाई मामले की सुनवाई अब चूंकि लंबी होती जा रही है, निश्चित तौर पे जैसे ही जो मैंने पहले भी जिक्र किया, एक डेट लगते ही तो एक खिजन इस स्तर पे बढ़ गई कि चुने हुए सांसद से लेकर के और उपराष्ट्रपति तक को मोर्चा खोलना पड़ा। अब तो ये सुनवाई और लंबी होगी, सिलसिलेवार चलेगी, सुप्रीम कोर्ट से कुछ कमेंट्स आएंगे,
तो जो जैसा कि है, जो जिस तरीके का व्यवहार अभी तक दिखा है, क्या ये पैनिक और बढ़ेगा? साथ में सुनवाई जितनी आगे बढ़ेगी, मोदी सरकार की दिक्कत उतनी बढ़ेगी। वक्फ संशोधन बिल को लेके जो एडवांटेज वो हिंदू मुस्लिम वाले एंगल से लेना चाहते थे, उसमें मुश्किल आएगी। नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि अब न्यायपालिका की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में हम ये कहें कि जल्दीबाजी फैसला कर दीजिए, तो जल्दीबाजी के फैसले तो बिना कानून की व्याख्या किए, संविधान की व्याख्या किए हुए हो नहीं सकती ना। तो न्यायपालिका को समय लेना चाहिए और तमाम जो एफिडेविट सब आए हैं सरकार की तरफ से भी, फिर याचिकाकर्ताओं के द्वारा भी जो सवाल उठाए जाएंगे, उन सवालों के मद्देनजर जो है ना आपको कानून की व्याख्या करके फैसला करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई जल्दीबाजी की आवश्यकता है। जो मूल बात है कि उन्होंने जो सरकार जब सवाल उठाए तो सरकार ने स्वतः जो दो चीजों पर जो अपने आप को स्टे किया उन्होंने, वो तो बरकरार है। तो डी नोटिफाई वो लैंड होगा नहीं वक्त का जो है। दूसरे जो वक्त बाय यूजर्स हैं वो भी जो है उस प्रकार से रहेगा। मुस्लिम सदस्यों यानी कि नॉन मुस्लिम्स को भी अभी आप इंक्लूजन में नहीं लाएंगे बोर्ड में, तो ठीक तो है। जो मेजर मुद्दे हैं वो अभी जो है एक प्रकार से हिस्से में आ गए हैं। तो इस पर पूरी व्याख्या हो, कानून की व्याख्या करते हुए जो जो न्यायपालिका के लिए संविधान के प्रावधानों के अनुरूप उचित हो और उसमें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हुए जो संविधान ने उन्हें ये अधिकार दिए। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिए हैं। तो वैसी स्थिति में ये फैसला जितना टाइम लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फैसला संविधान के प्रावधानों की उचित व्याख्या करके हो। और इसमें सरकार का दबाव क्या, देखिए, भारतीय जनता पार्टी या इस प्रकार की दृष्टि वाले लोग या सरकार से आपको अपेक्षा न करें। ये लगातार जो कुछ कर रहे हैं वो करने के पीछे एक उद्देश्य, अल्पसंख्यकों के तमाम जो है, चाहे वो 370 का ही मामला क्यों ना हो, तमाम वो मुद्दों को जोड़ के देखिए, लव जिहाद पता नहीं कितनी सारी बातें। तो इसका अर्थ ये होता है कि अल्पसंख्यकों को टॉर्चर करना, अल्पसंख्यकों को एक प्रकार से मार्जिनलाइज करना, उसको आइसोलेशन में ले जाना, इतिहास को जिस प्रकार से बदलने की कोशिश और तमाम। तो आप देखिए कि उनकी लेकिन ये इसमें नया क्या है भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच यही रही है। और ये तमाम जो बजरंग दल, हिंदू, विश्व हिंदू परिषद और इस प्रकार के जो हिंदू कट्टरपंथी तमाम संगठन है, उनकी सोच यही है। वो ईसाई के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ है और देखा जैन के खिलाफ भी है, कल बुद्ध के खिलाफ भी हो जाएंगे। ये तमाम के खिलाफ है और तो और समाज के दलितों वंचितों के भी खिलाफ है। तो इस प्रकार की बात को समझने की आवश्यकता है। लेकिन ये तय है कि ये दबाव बनाएंगे, निसंदेह ये दबाव बनाएंगे। ये संविधान के संतुलन को, जो कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका में एक संतुलन संविधान निर्माताओं ने जो सोच कर बनाया, उसको ये बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि न्यायपालिका प्रतिबद्ध हो जाए। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका होते हुए ही जो विधान पालिका चाहेगी, जो कार्यपालिका का आदेश होंगे वो अंतिम हो जाएंगे। और भारत में देखिए, उपराष्ट्रपति महोदय लॉयर भी रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता ही नहीं है कि संविधान की कोई समझ भी उनको है, क्योंकि भारत के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता है, किसी अंग विशेष, सरकार के अंग विशेष की सर्वोच्चता नहीं है और इसीलिए संसद सर्वोच्च नहीं है। दूसरा, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जब फैसला आया था 1973 में, तो निसंदेह जो है उसके द्वारा यह स्थापित हो गया कि भारत के संविधान में सभी संशोधन धारा 368 के द्वारा विधान पालिका को करने का अधिकार ही नहीं है। इसका मतलब है कि जब उसे यह अधिकार नहीं है तो आखिरकार विधान पालिका के उस आतंक से संविधान को बचाने की जिम्मेदारी तो अंततः जो है न्यायपालिका की है। तो न्यायपालिका बिना किसी दबाव के अपने संविधान की रक्षा करते हुए संविधान की व्याख्या ऐसी करे जो समय के अनुकूल हो, नागरिक अधिकारों के हितों में हो, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो, क्योंकि मूल भावना तो भारत का संविधान वही है और ये देश हित में। तो मुझे लगता है दबाव तो बनाएंगे। देखिए, एक उदाहरण के द्वारा मैं कहूं, दबाव तो बनते रहे। अरे भाई, हाई कोर्ट जो इलाहाबाद के जगमोहन लाल सिन्हा थे, उस समय भी उन पर बहुत दबाव बना। वो तो हाई कोर्ट के थे, सुप्रीम कोर्ट के भी नहीं थे, उन पर बहुत दबाव बनाया गया था। लेकिन उन्होंने सभी दबाव से मुक्त होकर के जो कानून के द्वारा उन्हें उचित लगा वही फैसला उन्होंने दिया। इसका अर्थ यह होता है कि न्यायपालिका के न्यायाधीशों के संबंध में इंपीचमेंट यानी उन्हें हटाने के लिए महाभियोग के सिवा कोई प्रावधान नहीं है। और महाभियोग आज तक किसी न्यायपालिका के जज के खिलाफ लाया गया, लेकिन वो पारित नहीं हुआ था।
अब जानते हैं जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ। इसका मतलब है कि न्यायपालिका के जजेज को किसी भी प्रकार के डर भय से मुक्त होकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होकर के संविधान के जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका में संतुलन है उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। इसमें कोई डरने की जरूरत। और एक बात जान लीजिए, ऐसे जजेस की कमी नहीं रही है जिन्होंने संविधान के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए बिना किसी दबाव के, सभी चंद्रचूड़ नहीं हो सकते हैं। सभी जो हैं आप जानते हैं कि किस प्रकार से रंजन गोगोई साहब को जो है राज्यसभा का लालच दे दिया। सभी ऐसे नहीं हैं। ऐसे भी जजेज हैं जो जिनके लिए कानून और संविधान ही सर्वोपरि है। इसलिए इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं तो चाहता हूं कि देश की न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि संविधान निर्माताओं ने जो विश्वास उनमें व्यक्त किया था और जो स्वायत्तता और स्वतंत्रता उन्हें दी थी, उस स्वतंत्रता और स्वायत्तता के अनुकूल देश के संविधान की भी रक्षा करें, नागरिकों के हितों की रक्षा करें और कार्यपालिका और विधान पालिका के आतंक से संविधान को भी बचाएं, नागरिकों को भी बचाएं। धन्यवाद।